मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इम्परफेक्ट एक्शन इट्स बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 19 पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम द मुगल्स से जो आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं जिनका नाम है औरंगजेब, उन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ आप इस पेंटिंग में जिनकी पिक्चर देख रहे हैं, ये है औरंगजेब, जो कि मुगल एम्पायर के आखिरी रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं। ओके, आखिरी रूलर तो काफी लेट थे, 1857 में तक रहे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, ये हम देखते हैं। बट औरंगजेब जो है ये आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर है, जिन यहाँ तक के रूलर्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, बाकी आगे के रूलर्स में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। सो सबसे पहले जो हमने स्टडी किए थे वो थे बाबर, बाबर से हमने स्टार्ट किया था। सेकंड जो हमने पढ़े वो थे हुमायूं, हुमायूं के बाद हमने जो स्टडी किए वो थे अकबर, अकबर के बाद हमने जो स्टडी किए वो थे जहांगीर, जहांगीर के बाद हमने जो स्टडी किए वो थे शाहजहां, एंड आफ्टर शाहजहां वी आर गोइंग टू स्टडी औरंगजेब, जो कि आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं। सो आइए औरंगजेब के बारे में पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। औरंगजेब जो थे, इन्हें मुहीउद्दीन मोहम्मद ये नाम से जाना जाता था, यानी ये इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था, मुहीनुद्दीन मोहम्मद। मुहीउद्दीन मोहम्मद जो थे, ये जब रूलर बन जाते तो ये औरंगजेब नाम से रूलर बनते। औरंगजेब का मीनिंग होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, है ना, ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, ये होता है औरंगजेब का मीनिंग। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके जानकारी के लिए, ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये औरंगजेब जो थे ये सिक्स्थ मुगल एम्परर बनते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे सबके नाम बता चुका हूँ। ये 5 और ये सिक्स्थ बनते हैं औरंगजेब। और उसके बाद ये सन थे शाहजहां और मुमताज महल के। शाहजहां, मुमताज महल जिनके लिए पूरा ताजमहल बनाया गया था, शाहजहां ने बनाया था, इनके ये बेटे थे औरंगजेब। औरंगजेब जो थे ये लास्ट इफेक्टिव रूलर माने जाते हैं मुगल एम्पायर के। इसके बाद जो भी रूलर्स है वो वीक और इनफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि अगर देखा गया तो बाद में ब्रिटिश ने जो रूल किया था वो बहुत स्ट्रांग रूल था, और कोई भी मुगल एम्पायर जो थे वो उस रूल को नहीं संभाल पाए थे। तो ये एक हमें, और बाकी भी डायनेस्टीज थी, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज भी हुआ करती थी, जो जिसको भी फेस करना इन मुगल के लेटर मुगल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क बन चुका था। फॉर एग्जांपल वो मराठा हो या जो भी रूलर्स हो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आखिरी इफेक्टिव रूलर माने जाते हैं। फिर औरंगजेब जो है कंपाइल्ड फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी क्या होता है, मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं। फतवा एक ए आलमगीरी, ये एक तरह से बुक थी जो कि औरंगजेब ने लिखी थी। ये अच्छे से सुन लीजिएगा जो भी मैं बोलूंगा। इस बुक में औरंगजेब ने शरिया जो होता है, शरिया, शरिया यानी जो भी इस्लाम लॉ है उसको उससे कुछ लेके उस पे बेस्ड कंपाइलेशन बनाए थे, जैसे कि स्टेट कैसा चलना चाहिए, एथिकल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जस्टिस कैसे मिलेगा, पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें इस बुक में लिखा गया था, जिसका नाम था फतवा आलमगीरी, और ये बेस्ड थी ऑन शरिया लॉ। सो शरिया पे ये बेस्ड हुआ करती थी, तो ये बिग बुक के अकॉर्डिंग पूरा किंगडम यहाँ पे चलाया जाता था। अगर हम देखेंगे तो ये बहुत कम मोनार्क में से एक थे। काफी कम मोनार्क ऐसे आके गए जिन्होंने पूरी तरह से शरिया लॉ एस्टेब्लिश किया था। औरंगजेब एस्टेब्लिश्ड द शरिया लॉ फुल्ली। उसके साथ साथ इस्लामिक इकोनॉमिक थ्रू आउट द इंडिया, है ना, तो इस्लामिक इकोनॉमी जो चल रही थी वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें दिखे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको पता है कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। सो हर जगह पे आपको इस्लामिक इकोनॉमिक और शरिया लॉ दिख रहा था जब औरंगजेब रूल कर रहे थे। ही वाज नोटेबल एक्सपेंशनिस्ट, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो औरंगजेब का रूल था उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो था ये इतना बड़ा, इतना ज्यादा एक्सपांड हुआ। इसको सबसे ज्यादा एक्सपांशन इस वक्त मिला, हम अगर देखते हैं तो अकबर के टाइम पे तो मिला ही, बट औरंगजेब ने काफी एक्सपांशन किया था मुगल एम्पायर में। सो मैं अभी आपको एक ये मैप दिखाता हूँ, इस मैप से आपको ये क्लियर होगा। देखिए, एडेड बाय अकबर 1605 में अकबर ने इतना ऐड किया था, और औरंगजेब अगर आप देख रहे हो तो औरंगजेब ने इतना ऐड किया था 1707 तक। यानी कितना बड़ा एक्सपेंशन हमें देखने मिलता है औरंगजेब के टाइम पे। तो मुगल एम्पायर जो था ये काफी बढ़ गया था, आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हो चुका है। तो ये बहुत बड़े एक्सपेंशनिस्ट भी माने जाते हैं जो औरंगजेब थे वो। उसके साथ साथ ड्यूरिंग हिज रीन, उनके वक्त इंडिया सरपास किंग चाइना,
अब ये चिंग क्या है? चिंग, ये क्यू-आई-एन-जी लिखा जाता है बट इसे प्रोनाउंस किया जाता है चिंग। चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी एक चाइना में, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर लिया था। इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया था इंडिया। औरंगज़ेब के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपेंशन और इतना ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी की थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि अगर हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ, वो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो एनुअल रेवेन्यू जो था वो 450 मिलियन डॉलर इतना हुआ करता था औरंगजेब के टाइम पे, जो कि 10 गुना इंटू 10 इंटू ज्यादा था किससे, तो जो लुई थे, लुई है ना, तो लुई जो थे 50 लुई, अगर हम देखते हैं 14 जो कि फ्रांस के हुआ करते थे, उनके इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा हुआ करती थी इंडिया की इकोनॉमी, इतना ज्यादा एनुअल हमारा टर्नओवर हुआ करता था। और अगर हम देखते हैं तो इसी कारणवश ये हुआ कि इंडिया ने चिंग डायनेस्टी जो हुआ करती थी चाइना की, जिसका बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ करता था इकोनॉमी, सो उसको हमने सरपास कर लिया था। और अगर हम देखते तो क्वार्टर ग्लोबल जीडीपी जो है उसका नियरली वन क्वार्टर हम बन चुके थे। सो ये पूरा वेस्टर्न यूरोप को भी एक कर दे तो उससे भी बड़े हम हो चुके थे इस टाइम पे। इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सपांशन और इतना ज्यादा यहाँ पे नई नई चीजें लाई गई थी। तो औरंगजेब ने जेब के वक्त इंडिया एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें देखने मिल रहा था। एंड औरंगजेब वॉज नोटेड फॉर हिज रिलीजियस पार्टी। रिलीजियस जो है पार्टी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। रिलीजियस पार्टी क्या होता है? रिलीजियस पार्टी यानी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति थे औरंगज़ेब एक तरह से। इस कारणवश काफ़ी सारे लोगों के साथ उनके कुछ ये भी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी रिलीजन को इतना ज़्यादा मानने के कारण। तो ये सब चीज़ें हम आगे तो पढ़ने ही वाले हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मेन इन्फॉर्मेशन। तो औरंगज़ेब जो थे वो रिलीजियस पार्टी थे, यानी अगर हम देखेंगे तो वो उन्होंने पूरी कुरान जो है उसे उन्होंने मेमोराइज़ करके रखा हुआ था। पूरी कुरान वो जानते थे एक तरह से, अगर हम देखते हैं तो। और उसके साथ-साथ अनलाइक हिज प्रीडेसेस, उनके जो आने पहले के जो भी जनरेशन, पहले के जो भी किंग रहे हैं उनके पहले के, उनकी तरह नहीं थे। जैसे कि शाहजहाँ हो गए, औरंगज़ेब जो थे वो किस तरह के थे, तो वो कहते थे जो रॉयल ट्रेजरी है वो सिटीजन्स के ट्रस्ट के साथ रखनी चाहिए उनके एम्पायर के। औरंगज़ेब का जो एम्पायर है उसमें टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द सिटीजन, है ना? तो सिटीजन के लिए ये रखनी चाहिए और ट्रस्ट करके रखनी चाहिए। सो ये चीज़ें थी। उन्होंने कभी भी लग्ज़रियस लाइफ़ जो है वो एन्जॉय नहीं की। और आपको ये भी बता दूँ, हालाँकि पहले टाइम पे तो वो करेंगे ही, बट जब वो किंग बनते हैं और धीरे-धीरे जब उन्हें एक्सपेंशन और इकोनॉमी का पता चलता है, तो वो कभी भी लग्ज़रियस लाइफ़ एन्जॉय करना नहीं यहाँ प्रेफ़र करते हैं। उसके बाद उनके जो छोटे-छोटे एक्सपेंसेस थे या फिर उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, या फिर अगर उनको छोटे-छोटे मॉस्क बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने खुद के अर्निंग से बनाएँगे, ना कि जो स्टेट का अर्निंग आ रहा है उससे करेंगे ये। ये खर्चे खुद से करते थे, जैसे वो सीविंग ऑफ कैप्स किया करते थे, है ना? खुद कुरान की कॉपीज़ लिखा करते थे। यहाँ पे उन्होंने कुरान उनको पूरी पता थी, तो उसकी कॉपी लिखा करते थे, उसे बेचा करते थे। उससे जो भी इनकम आता था, उससे वो पूरा जो उनके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो चलाते थे और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल मॉस्क चलाते थे। जैसे कि हम देखेंगे कि शाहजहाँ ने बहुत बड़ा ताजमहल बनाया था। एक तरह से अगर देखा गया तो मेनली जो रॉयल ट्रेजरी है, उसी से बनाया था। तो औरंगज़ेब का इसका अपोज़ भी किया था बाद में औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने कहा कि ये जो पब्लिक मनी इसका फालतू में आपने यूज़ किया हुआ है एक इस तरह का मकबरा बनाने के लिए, तो ये चीज़ सही नहीं मानते थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कहते थे ये जो भी चीज़ें करना है अपने अर्निंग से कीजिए। उसके साथ-साथ ड्यूरिंग स्टार्टिंग फेज़ ऑफ हिज़ रूल ही कॉन्संट्रेटेड ऑन नॉर्थ, है ना? तो उनका ज़्यादातर अगर कॉन्संट्रेशन अगर देखते हैं तो नॉर्थ पे उन्होंने रखा था स्टार्टिंग फेज़ में, और धीरे-धीरे वो साउथ की तरफ आते हैं। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे के जो एरिया थे, यहाँ पे शिवाजी महाराज रूल कर रहे थे, तो उनको थोड़ा-सा मुश्किल जा रहा था यहाँ पे। औरंगज़ेब को यहाँ पे मुश्किल जा रहा था कि शिवाजी महाराज का रूल जो है वो खत्म करके खुद रूल करे, तो इन्होंने नॉर्थ पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया था और यहाँ पे फिर जो नीचे जो पावर थी वो शिवाजी महाराज वहाँ से फिर रोज़ हुए थे। सो स्टार्टिंग में कॉन्संट्रेशन जो था वो नॉर्थ में रहा और बाद में इसी कारणवश साउथ में, यानी साउथ या फिर जो सेंट्रल का पार्ट है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस कारणवश वहाँ पे भी मराठा रोज़ हुए और बाद में मराठा का रूल भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। औरंगज़ेब फिर नीचे नहीं जा पाए जब तक शिवाजी महाराज हुआ करते थे। सो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज़्म भी किया जाता है। अब हमने देखी कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें औरंगज़ेब के बारे में, बट सभी अच्छी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है। औरंगज़ेब जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, बट सभी हिस्टोरियंस इन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करते। मैं पहले ही आपको बोल दूँ कि औरंगज़ेब ये रिलीजियस पार्टी थे, उस कारणवश कोई रिलीजन को लेके प्रॉब्लम्स तो जाएगी ही, क्योंकि वो ये भी चाहेंगे कि कहीं कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस इस्लाम का ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आएगी। बट क्रिटिसिज़्म क्या होता है, तो कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि औरंगज़ेब जो थे उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं थी। जैसे कि उन्होंने जजिया टैक्स जो है, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, वो उन्होंने फिर से लगाना शुरू कर दिया, जो कि अकबर ने खत्म किया था एक तरह से। सेकंड ये है कि डेमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स भी डेमोलिश किए गए, एग्जीक्यूशन ऑफ मराठा किंग जैसे कि संभाजी हो गए, या फिर सिख गुरु हो गए जो कि तेग बहादुर हो गए। ये डिफरेंट रिलीजन के
जो किंग है उनको भी मार दिया गया या फिर जो गुरु है उन्हें भी मारा गया बाय औरंगजेब। उसके साथ-साथ काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है जो कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, वो भी इन्होंने यहाँ पे अपने इसमें प्रोहिबिट कर दी थी, जैसे कि गैम्बलिंग, फॉर्निकेशन, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, नारकोटिक, ये सब उन्होंने बैन कर दिया था अपने स्टेट में, क्योंकि ये कुरान ये सब करने का अलाउ नहीं करती है। ओके, सो फॉर्निकेशन, अब गैम्बलिंग आपको पता है जो जुआ खेला जाता है, उसके साथ-साथ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, नारकोटिक पता है ड्रग्स से रिलेटेड है। फॉर्निकेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कोर्स बिटवीन 2 पर्सन्स हू आर नॉट मैरिड, है ना? जो शादीशुदा नहीं है, उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बैन कर दी थी। तो ये सब बैन होने के कारण ये समझ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा एक रिलिजन की तरफ अपना झुकाव रखते थे, इस्लाम की तरफ, ऐसा कुछ हिस्टोरियन कहते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं, ये जो क्लेम किए कुछ हिस्टोरियंस ने, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा बताया, इतने कोई टेम्पल्स डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया, इतने ज़्यादा टेम्पल डेमोलिश नहीं किए गए थे जितने आप बोल रहे हो। ठीक है, कुछ-कुछ किए गए होंगे, बट ये भी चीज़ याद रखने जैसे है कि उन्होंने टेम्पल्स बनाए भी और उन्होंने मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी उठाया कुछ टेम्पल्स के लिए। तो काफ़ी सारे टेम्पल्स औरंगज़ेब के वक़्त बनाए भी गए, काफ़ी सारे टेम्पल्स तब के अभी भी प्रेज़ेंट है, यानी बहुत ज़्यादा डेमोलिशन नहीं किया। उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड भी करने के परमिशंस दी, उन्होंने पे भी किया उसका मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें भी की, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदू जो थे उनको भी ब्यूरोक्रेसी में चांस दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे ऑफिसर बनाया था, जितने उन्होंने प्रेडेसेसर्स ने किया था उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा। यानी अगर हम देखेंगे तो उनके पहले वाले जो भी की रूलर्स थे, उन्होंने जितना चांस हिंदुओं को दिया था, उतने उससे ज़्यादा हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में औरंगज़ेब में ही रखा था। उसके साथ-साथ ये अपोज़ बाइगोटरी अगेंस्ट हिंदूज़ एंड शिया मुस्लिम्स, है ना? तो यहाँ बाइगोटरी जो है, यानी हम कह सकते हैं जो भी कट्टरता थी हिंदू या शिया मुस्लिम्स हो, इन सबको उन्होंने अपोज भी किया था। तो ये सब चीज़ें भी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, डिस्प्यूटेड एक पार्ट है कि औरंगज़ेब किस तरह से थे, किस तरह से डेमोलिशन करते थे या नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे बाकी रिलीजन को कि नहीं करते थे। इसमें अलग-अलग हिस्टोरियंस के डिफरेंट-डिफरेंट व्यूज़ है। सो ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्प्यूटेड चीज़ों पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। उसके साथ हम आगे आते हैं, तो आगे हम देखते हैं तो मेनली उनके रीन के वक़्त काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी बनाई गई। हालाँकि उन्होंने ज़्यादातर जो अपना टाइम था वो एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंशन में ही दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई उनके वक़्त आर्ट एंड कल्चर ये डेवलप नहीं हो पाया, बट हुआ कुछ ना कुछ। उनके रीन के वक़्त कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई, जैसे कि लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाया गया, मोती मस्जिद बनाया गया जो कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिलेगा। दिल्ली में बीबी का मकबरा बनाया गया जो कि औरंगज़ेब में था, उनकी जो वाइफ़ थी राबिया उद दौरानी उनके लिए बनाया गया था, उनकी वाइफ़ के लिए ये मकबरा बनाया गया था, जस्ट लाइक ताजमहल उन्होंने ये बनाया था। और ये बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में उन्होंने बनाया था। सो ये पुअर इंटिमेशन ऑफ ताज हमें देखने मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा ताजमहल जैसा नहीं है, बट ताजमहल बनाने की कहीं न कहीं कोशिश की गई जो कि फेल हमें एक तरह से दिखती है। सो ताजमहल जो था वो तो शाहजहाँ ही बना पाया और एक ही ताजमहल इंडिया में बन पाया आखिरकार। सो ये है राबिया उद दुरानी के लिए बनाया हुआ बीबी का मकबरा, औरंगज़ेब के टाइम पे बनाया गया था। उसके बाद जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो ही वाज़ बरीड एट खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, है ना? सो खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में उन्हें दफनाया गया जब उनकी डेथ हो गई। सो ये चीज़ें भी हमें पता चलती है। उनके डेथ के जो रीज़न थे वो काफ़ी इल थे और भिनगर करके एक जगह है, वहाँ पे मिलिट्री कैंप में अहमदनगर के पास उनकी डेथ हो जाती है और जब उनकी डेथ हुई तो वो 89 इयर्स के थे। उन्होंने ये जब वो इल थे तो ये चीज़ लोगों से छुपाना की कोशिश की थी काफ़ी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी पहले जैसा कुछ वॉर ऑफ सक्सेशन चले। सो ऐसा भी कहा जाता है कि ही हैड ओनली 300 रुपीज़ विथ हिम व्हिच वर लेटर गिवन टू चैरिटी, है ना? तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास जो भी पैसा मिलेगा वो चैरिटी को दे दिया जाए और उनके पास 300 ही रुपए मिले थे उस टाइम पे। सो उनका एक ग्रेव बनाया गया खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो वहाँ पे एक सूफी सेंट शेख बहरान उद्दीन गरीब जो है उनका भी एक यहाँ पे हमें श्राइन देखने मिलता है जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो उनके श्राइन के पास ही इनका फिर श्राइन यहाँ पे इनका मकबरा बनाया गया औरंगाबाद में, यहाँ पे खुलदाबाद में, महाराष्ट्र, औरंगज़ेब का। तो ये है औरंगज़ेब के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम थोड़ी-सी उनकी रिलीजियस पॉलिसी देख लेते हैं, किस तरह से वो अपनी रिलीजियस पॉलिसी के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमें देखने मिलते हैं उनके। उसमें से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी में इन 1663 ही बैंड सती। सती की जो प्रथा चलती थी हिंदुइज़्म में उसे बैन कर दिया था औरंगज़ेब ने।
जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सती क्या होता है, तो सती यानी जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होगी, जो भी विडो होगी, उसे भी उसके साथ जलना होता है। सो ये होता है सती। तो 1663 में ये बैन कर दिया गया है औरंगज़ेब, और 1669 में उन्होंने म्यूज़िक, जो कोर्ट में पहले म्यूज़िक चला करते थे, उसे भी बैन कर दिया गया। उनका ये मानना था कि स्ट्रिक्टली कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और काफ़ी बाकी चीज़ों के लिए, ना कि म्यूज़िक और इन सब चीज़ों के लिए, इसे बैन किया जाए। उसके साथ-साथ उन्होंने 1670 में तुलादान जो होता है उसे भी बैन कर दिया गया। तुलादान यानी जैसे कि 2 वेट होते हैं, हम देखते हैं तो एक तरफ बिठाया जाता है रूलर को और एक तरफ सोना जो है वो डाला जाता है, उसके वेट का सोना जो है वो फिर इसे दिया जाता है। सो ये सब वो नहीं कहते थे, ये सब नहीं होगा मेरी इसमें, उन्होंने 1670 में बैन कर दिया। 1679 में ही इंट्रोड्यूस्ड जजिया। जजिया जो है, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था पोल टैक्स, वो फिर से लगाना शुरू कर दिया था औरंगज़ेब ने। सो ये जो है, ये रिलीजियस पॉलिसी के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी। अब क्या हुआ, रिलीजन को लेके काफ़ी सारा वो एक तरह से इस्लाम की तरफ ज़्यादा हाइली इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी सारा झुकाव रखते थे, इस्लाम की ही चीज़ें ज़्यादातर उनके किंगडम में हो यही मानते थे। जिस कारणवश बाकी जो रूलर थे उनके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, जो इनके सराउंडिंग के जो भी जो रूल्स थे उनमें काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। सो काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे या फिर जो भी रूलर्स थे इनके सराउंडिंग में, उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी पॉलिसीज़ इनको ठीक नहीं लग रही थी, या क काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे। तो आइए देख लेते हैं क्या रीज़न थे या फिर क्या-क्या हुआ। सो सबसे पहले जो हमें देखने मिलता है रिवोल्ट, वो था जाट रिवोल्ट। तो जाट रिवोल्ट जो था वो 1669 में किया गया था औरंगज़ेब के खिलाफ, अगेंस्ट औरंगज़ेब, और इसके लीडर हुआ करते थे गोकुला, राजाराम और चारमनी। तो इन तीनों लीडर्स ने मिलके यहाँ ये रिवोल्ट किया था, और इसका कॉज़ था एग्रेरियन पॉलिसी। जो भी एग्रेरियन पॉलिसी लाई थी औरंगज़ेब ने, वो इन्हें ठीक नहीं लगी थी, जिसके कारण जाट रिवोल्ट किया। तो आपको ये सब रिवोल्ट जो है, जो औरंगज़ेब के टाइम पे आए, इसमें थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही रखनी है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना जाना है। इसमें क्वेश्चन आए तो भी आपको नॉर्मली क्वेश्चन आएँगे, लीडर्स या फिर कॉज़ क्या था या फिर किसके वक़्त हुआ था, औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। सो आपको इतना भी आपने याद रख लिया ईयर, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए ईयर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया तो आपको ईयर याद रखना ज़रूरी है। सेकंड आपको याद रखना है लीडर, और थर्ड जो आपको याद रखना है वो है कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट। तो 3 चीज़ें आपने याद रख ली तो भी काफ़ी है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो रिवोल्ट किया गया औरंगज़ेब के खिलाफ, वो था जाट रिवोल्ट। सेकंड जो था वो बुंदेला रिवोल्ट। बुंदेला रिवोल्ट जो था वो 1671 में हुआ था, और जिन्होंने किया था उनका नाम था चंपत राय और छत्रसाल। छत्रसाल ने किया था, और कॉज़ क्या था, तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसी। जो भी चीज़ें थी, जो भी डोमिनेंस दिखा रहे थे औरंगज़ेब अपना रूल का, या फिर जो भी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही हो रही थी, इस तरह की पॉलिटिकल जो पॉलिसी चल रही थी, या फिर रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको कहा कि शरिया लॉ को ही लेके चलते थे। तो ये सब चीज़ों के चलते यहाँ पे एक और रिवोल्ट किया गया उनके खिलाफ, जिसे कहा जाता है बुंदेला रिवोल्ट। उसके बाद सतनामी रिवोल्ट। सतनामी रिवोल्ट जो है, इसका ईयर है 1763। तो सतनामी रिवोल्ट फिर से औरंगज़ेब के खिलाफ किया गया, और सतनामी सेक्ट जो होता है, उनके उनके फॉलोअर्स ने ये किया था औरंगज़ेब के खिलाफ, क्योंकि रिलीजियस सप्रेशन था। इस्लाम का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण यहाँ पे ये रिवोल्ट किया गया था बाय सतनामी जो रिलीजन है उन्होंने। सो ये भी हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल। सो यहाँ पे इसका ईयर थोड़ा-सा आप चेंज कर लीजिएगा, 1672 कर लीजिएगा। 73 भी काफ़ी जगह पे दिया हुआ है, बट मैंने जब चेक किया तो मुझे मोस्ट ऑफ द जगह पे 1672 दिखा। सो ये जो ईयर्स होते हैं वो कहीं न कहीं डिस्प्यूटेड होते हैं, कहीं न कहीं ये कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्ट डेट्स उस वक़्त भी नहीं पता थी ये छोटे-मोटे रिवोल्ट्स की। इसीलिए 1672 फिर आप याद रख लीजिए। उसके बाद जो हमें देखने मिलता है वो है सिख रिवोल्ट। तो सिख लोग जो थे उन्होंने भी औरंगज़ेब के खिलाफ रिवोल्ट किए थे। तो 1675 से ये रिवोल्ट शुरू हुए थे, जब गुरु तेग बहादुर जो थे इनके एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया। औरंगज़ेब ने इन्हें जब मार दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को, तो उसके बाद रिवोल्ट शुरू हो गया, और इसका कॉज़ था रिलीजियस पॉलिसीज़। औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसको लेके ये रिवोल्ट हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ये सब लीडर थे, गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे शुरुआत तो ये कर दी गई थी गुरुदेव, और गुरु मेनली ये सिख रिवोल्ट शुरू होता है जब गुरु तेग बहादुर का डेथ हो जाती है, उनको जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ना? सो 1675 एडी में, तो यहाँ से ये शुरू होता है, और गुरु गोविंद सिंह इसे मेनली चलाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने इसकी शुरुआत तो करके ही दी थी, बट मेनली जो शुरू हुआ वो 1675 से गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। सो सिख रिवोल्ट एक और हमें देखने मिला। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है राजपूत या राठौर रिवोल्ट। राजपूत राठौर रिवोल्ट ये 1678 का माना जाता है। इसके लीडर जो थे वो गुरु दुर्गादास थे, और ये क्यों हुआ, क्योंकि मारवाड़ का जो थ्रोन था वहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो जसवंत सिंह थे, जो कि मारवाड़ के रूलर रहा करते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ जसवंत सिंह, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जो दुर्गादास थे,
दुर्गादास राठौड़, इनका यहाँ पे इनको ये जगह मिलने वाली थी, बट औरंगज़ेब ने इसे कैप्चर कर लिया गया था। तो औरंगज़ेब को हरा के ये उनको अपना किंगडम जो था वो वापस लेना था मारवाड़ का, तो इसी कारणवश यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, जो राजपूत लोगों ने किया था, राठौड़ लोगों ने किया था 1678 में। नेक्स्ट इज़ एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर। बीजापुर जो है उसे एनेक्स कर दिया था और इनके खिलाफ फिर काफ़ी सारी लड़ाई हुई थी। बीजापुर करके जो जगह थी, इसे औरंगज़ेब ने अपने अंडर ले लिया था, अगर हम देखते हैं तो। बीजापुर हमें लगभग यहाँ इस तरफ देखने मिलता है, ये डेक्कन, यहाँ पे बीजापुर करके जो जगह है, वो बीजापुर को आप ये कह सकते हैं कि विजयपुर भी इसे कहा जाता है बीजापुर को। बीजापुर जो है ये कर्नाटक में हमें देखने मिलता है। बीजापुर को इन्होंने एनेक्स कर लिया था और इसके बाद वहाँ पे भी रिवोल्ट शुरू हो गया था। ओके, यहाँ पे हमने एक और रिवोल्ट देखा जो कि बीजापुर ने को एनेक्स करने के बाद शुरू हुआ था। तो ये किसने किया था? तो 1686 में हुआ था और सिकंदर आदिल शाह जो है इनके खिलाफ ये लड़ाई थी और वायलेशन ऑफ ट्रीटी, जो ट्रीटी बनाई थी उसको वायलेट कर दिया गया था, जो कि ऐसा कहती थी कि हम दोनों को यहाँ पे अटैक नहीं करना है, बट वायलेट कर दिया गया था ट्रीटी को और फिर एनेक्स करने की कोशिश की और बीजापुर को हरा दिया था और बीजापुर जो है उसे अपने अंडर ले लिया था औरंगजेब ने। यहाँ पे एक और रिवोल्ट हमें देखने मिला। नेक्स्ट जो हमें देखने मिलता है वो है एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा जो है उसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। गोलकोंडा करके जो जगह है वो 1687 में ये किया गया था और इसके जो लीडर हुआ करते थे वो थे अब्दुल हसन कुतुब शाह। अब्दुल हसन कुतुब शाह जो है ये इसके रूलर हुआ करते थे, इसके लीडर हुआ करते थे, जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगर हम देखते हैं तो हैदराबाद के आसपास का रीजन आता है ये गोलकोंडा वाला, उसको एनेक्स कर लिया गया और हेल्प क्यों किया गया था? क्योंकि ये समझ रहा था कि मराठा जो है जिनके साथ कहीं ना कहीं वॉर होने वाला था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मुगल्स की, वो जो गोलकोंडा है वो मराठा को हेल्प कर रहा है। जिसके कारण औरंगजेब को प्रॉब्लम जा सकती है, उन्हें पता था, तो उन्होंने गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसा जो हम कहते हैं ना, एक कहावत हिंदी में, उसी तरह का यहाँ पे काम किया गया था। उसके बाद हम जो देखते हैं वो है आखिरी मुगल मराठा स्ट्रगल। मुगल मराठा स्ट्रगल चला 1689 से शुरू होता है। संभाजी हो, राजाराम हो या ताराबाई हो, ये तीन लीडर्स यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं मुगल मराठा स्ट्रगल में। यानी मुगल और मराठा के बीच में जो भी वॉर हुए ये सब हमें देखने मिले। संभाजी जो थे ये बेटे थे शिवाजी के, शिवाजी महाराज के। हालांकि शिवाजी महाराज के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर नहीं लड़े उन्होंने, औरंगजेब ने, और शिवाजी महाराज काफी स्ट्रांग भी थे, बट शिवाजी महाराज के डेथ के बाद संभाजी पे अटैक किया गया, संभाजी को मार दिया गया भाई, औरंगजेब एग्जीक्यूट कर दिया गया। कुछ लोग इसे रिलीजन पॉलिसी से भी जोड़ते हैं कि रिलीजन के चलते माना था। काफी सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि रिलीजन वाला रीजन नहीं था, कहीं ना कहीं जो भी मराठा का पावर बढ़ रहा था उसे खत्म करना चाहते थे औरंगजेब, ये माना जाता है। फिर सेकंड हमें देखने मिलते हैं राजा। राजाराम फर्स्ट जो थे ये भी यंगर सन थे, जो शिवाजी थे उनके, ये भी शिवाजी के यंगर सन थे। और थर्ड हमें देखने मिलती है ताराबाई, जो कि राजा राम की वाइफ थी। राजा राम की वाइफ ये क्वीन हुआ करती थी, तो राजा राम के जाने के बाद इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किए, इन्होंने भी इस मुगल मराठा स्ट्रगल में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इनका काफी बड़े इनको तीनों के रोल रहे हैं एक तरह से देखा गया तो। और यहाँ के रीजन क्या थे? रीजन ये थे कि राइजिंग एस्पिरेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म। मराठा नेशनलिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा था, इन सबको खत्म करना था औरंगजेब को, और इसी चीज के कारणवश औरंगजेब ने इन पे अटैक किया और इन्हें कहीं ना कहीं औरंगजेब ने दबाने की पूरी कोशिश की थी। ये सब तो एक पॉलिसीज थी जिसके ऊपर चल रहा था। तो औरंगजेब ने इस तरह से रूल किया, जो कि आखिरी आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं मुगल डायनेस्टी के। उसके बाद हमें जो लेटर मुगल से उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। मुगल वाला जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पे खत्म करना होता है। एग्जाम के लिए इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम आगे भी देखने वाले, जैसे कि मुगल्स की इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हम 2-3 लेक्चर्स में लेने वाले। तो 2-3 लेक्चर्स में आपका जो मिडिवल इंडिया है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आज का लेक्चर रहा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। और अपडेट्स चाहते तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को। फेसबुक पे श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेज जिसके नाम है। उसके साथ साथ आप अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी श्रेयसबड़ी@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।